नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विवेक और आपका स्वागत करता हूं विवेक डेली अपडेट्स के इस नए चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी हाल ही के कुछ घटनाओं पर, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला खबर निकल के आ रहा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के दौरान प्रमुख लोगों द्वारा भारत की विदेश नीति को निर्णायक रूप से पश्चिम की ओर परिवर्तित करने का सुझाव दिया गया था। हालांकि पिछले महीने भारत द्वारा रूस, इंडिया, चाइना आरआईसी समूह के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने का फैसला किया गया। इस परिस्थितियों में यह सम्मेलन अनुपयुक्त प्रतीत हो रहा है। अब ये आरआईसी क्या है दोस्तों? रूस भारत चीन समूह की परिकल्पना वर्ष 1998 में तत्कालीन रूसी विदेश मंत्री येवेगेनी प्रिमकोव द्वारा की गई थी। इस समूह की स्थापना का उद्देश्य अमेरिका द्वारा निर्देशित विदेश नीति को समाप्त करना तथा भारत के साथ पुराने संबंधों को नवीनीकृत करना था। इस समूह का इस समूह के गठन का कारण क्या था? तो 2000 के दशक में रूस, भारत, चीन, चाइना तीन देश एक ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था से बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन करने हेतु खुद को तैयार कर रहे थे, और आरआईसी समूह के देशों द्वारा वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संरचना के लोकतांत्रिकरण के समर्थन के मद्देनजर ब्राजील को समर्पित करके सम्मिलित करके ये ब्रिक देश की स्थापना की। ब्रिक आप लोग जानते हैं दोस्तों, जिसको बाद में साउथ अफ्रीका के एंट्री के बाद उसको ब्रिक्स कर दिया गया। इस आरआईसी समूह की महत्व और क्षमताएं क्या थी? आरआईसी देशों का संयुक्त रूप से क्षेत्रफल वैश्विक भूभाग के लगभग 19% से अधिक था तथा संयुक्त रूप से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद मतलब टोटल जीडीपी में 33% से अधिक का 33% से भी अधिक का योगदान था। इन समूह के तीनों देशों के पास परमाणु शक्ति संपन्न है, और दो देश रूस और चाइना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य हैं, जबकि भारत यूएनएससी की सदस्यता के लिए प्रयासरत है। ये तीनों देश एक नई वैश्विक आर्थिक संरचना के निर्माण में योगदान करने में सक्षम है। यह समूह आपदा राहत और मानवीय सहायता हेतु एक साथ काम करने को तत्पर हो सकते हैं। भारत के इस क्षेत्र में रूस चीन संबंधों को अधिकतम सीमा तक आकार देना काफी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जैसा कि अभी हाल ही में कुछ घटनाओं से आप लोग इसको समझ सकते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभुत्व को रोकने के लिए एक सहयोगी व्यवस्था होनी चाहिए। उससे के मद्देनजर भी यह आरएसए समूह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। वर्तमान भारत चीन स्टैंड ऑफ ने भारत तथा अमेरिका के मध्य प्रबल साझेदारी की आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया है। यह निरपवाद रूप से एक उद्देश्य हो सकता है, परंतु यह बहुत हितकारी नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को पूरी तरीके से आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। कार्रवाई की स्वायत्तता के लिए भारत के विचार भौगोलिक वास्तविकता और ऐतिहासिक विरासत और वैश्विक महत्वाकांक्षा पर आधारित है, न कि अवशिष्ट शीत युद्ध मानसिकता पर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, जिसको हम लोग इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड बोलते हैं आईबीसी, के अंतर्गत शीघ्र दिवालियापन समाधान प्रदान करने हेतु वर्तमान दिवालियापन व्यवस्था में प्री पैक कहे जाने वाले उपायों को सम्मिलित किए जाने की संभावना पर विचार करने हेतु एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का उद्देश्य इस प्री पैक को पूरी तरीके से अच्छे से लॉन्च करना है। ये प्री पैक होता क्या है? इसे प्री पैकेज दिवालियापन भी कहा जाता है तथा यह किसी संकटग्रस्त कंपनी के ऋण समाधान के लिए किया गया समझौता होता है। इसे संकटग्रस्त कंपनी के ऋण शोधन हेतु सार्वजनिक बोली प्रक्रिया के बजाय रक्षित लेनदारों मतलब कि सिक्योर्ड क्रेडिटर तथा निवेशकों के मध्य एक समझौता के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया को 90 दिनों के ऊपर पूरा करना आवश्यक है ताकि सभी हितधारकों को इस व्यवस्था में विश्वास। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि इस प्री पैक के लाभ क्या होते हैं? तो ये बाकी जितने भी इससे पहले दिवालियापन से संबंधित जितने भी योजनाएं बनाई गई थी उससे ये फास्ट है। यह प्रक्रिया संभवतः पारंपरिक कारपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया मतलब कि जो CIRP था उसकी तुलना में शीघ्रता से पूरी होगा। यह CIRP के स्थान पर महत्वपूर्ण वैकल्पिक ऋण शोधन तंत्र के रूप में कार्य करेगा तथा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण
जिसको एनसीएलपी बोलते हैं, के बोझ को कम करने में सहायक होगा। इसके अलावा आर्थिक रूप से संकटग्रस्त कंपनी वैचारिक रूप से दिवालिया घोषित होने के पूर्व तक बिना प्रतिष्ठा खोए तथा मूल्य क्षरण के बिना अपने कार्यों को जारी रख सकते हैं। इस प्री पैक की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि दिवाला और दिवालियापन संहिता के अंतर्गत संकटग्रस्त कंपनियों के ऋण शोधन में सीआईआरपी व्यवस्था में धीमी गति के कार्य करना क्रेडिटर्स के लिए परेशानी का सबब बन चुका था। इसलिए इस प्री पैक को लाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है। ये दिवाला और दिवालियापन होता क्या है, इसे आप लोग कमेंट करके नीचे बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। ग्लोबल टाइगर डे, जैसा आप लोगों को पता है कि वैश्विक बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी घोषणा वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट में की गई थी। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत के बाघ सर्वेक्षण 2018 पर एक रिपोर्ट को अपडेट किया है। तो भारत में बाघों की कुल आबादी अब तक 2,967, जो दुनिया भर के बाघों की आबादी का लगभग 70% से अधिक है। देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में 526, इसके बाद कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442 है। वहीं पे छत्तीसगढ़ और मिजोरम में बाघों की संख्या में कमी हुई है, जबकि उड़ीसा में बाघों की संख्या स्थिर रही है। अन्य सभी राज्यों में सकारात्मक वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश के पेंच बाघ अभयारण्य में बाघों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है तथा तमिलनाडु के सत्यामंगल बाघ अभयारण्य में वर्ष 2014 के पश्चात अधिकतम सुधार दर्ज किया गया है। एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि बाघों का आकलन कौन करता है, कौन सी संस्था करती है? तो ये अखिल भारतीय बाघ आकलन को प्रति 4 वर्ष में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के तकनीकी समर्थन से आयोजित किया जाता है तथा राज्य वन विभागों और अन्य भागीदारों द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाता है। भारत में वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, जो वर्तमान में 50 से अधिक संरक्षित क्षेत्रों में देश के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 2.2% के बराबर क्षेत्रफल में सफलतापूर्वक जारी किया गया है। वर्ष 2010 में आयोजित पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में वैश्विक स्तर पर 13 बाघ रेंजों वाले देश के नेताओं ने T x 2, यहाँ पे टी टाइगर को संबोधित करता है, तो T x 2 बाघों की संख्या को दोगुना करने हेतु अधिक प्रयास करने का संकल्प किया गया था। इसके अलावा वर्ष विश्व बैंक ने अपने ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जीटीआई कार्यक्रम के माध्यम से अपनी उपस्थिति और संगठन क्षमता का उपयोग करते हुए बाघ एजेंडे को मजबूत करने हेतु वैश्विक साझेदारों को एक मंच पर एकत्रित किया था। विश्व में बाघों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे जो साइबेरियाई बाघ है, जो साइबेरिया के जंगलों में पाया जाता है। बंगाल टाइगर, जो आपके बंगाल के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं, हालांकि इसका जो प्रसार है वो पूरे इंडिया में है। इंडो चाइनीज बाघ, मलयन बाघ, सुमात्रन टाइगर और साई चाइना टाइगर इसके अन्य भाग हैं। और बंगाल टाइगर मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार में भी कम संख्या में पाए जाते हैं। यह सभी बाघ प्रजातियों में सर्वाधिक है तथा जंगलों में इनकी संख्या 2500 के करीब बची हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कृषि में होने वाली उत्सर्जन को कम करने के लिए तथा संवहनीय कृषि पद्धति को सुनिश्चित करने के लिए मिजोरम राज्य में ग्रीन एजी परियोजना, ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ग्रीन एजी परियोजना को 5 राज्यों में लागू किया जाएगा। मिजोरम के अतिरिक्त यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी इसे लागू किया जाएगा। अब ग्रीन एजी होता क्या है? ग्रीन एजी परियोजना को वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है तथा कृषि सहकारिता एवं कृषि कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि में प्रबंधन उद्देश्य तथा पद्धतियों को एकीकृत करना है। ग्रीन एजी का लक्ष्य 5 भू प्रदेशों में कम से कम 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि में मिश्रित भूमि उपयोग पद्धतियों के विभिन्न वैश्विक पर्यावरणीय लाभों को प्राप्त करना है। कम से कम यह 10,04,770 हेक्टेयर कृषि भूमि को सतत भूमि और जल प्रबंधन के अंतर्गत लाना है। संवहनीय भूमि उपयोगों तथा कृषि पद्धतियों के उपयोग से 49 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड का
जो कि है कि हाल ही में ये यमुना नदी के जल में यमुना के उच्च स्तर 3 ppm का पता चला है। अमोनिया के उच्च स्तर 3 ppm का पता चला है। इस कारण से दिल्ली जल बोर्ड के जल उत्पादन क्षमता में 25% की कमी करनी पड़ी है। जल में अमोनिया की स्वीकार्य सीमा कितनी होती है? ये लगभग 0.5 ppm के करीब होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये अमोनिया आता कहाँ से है? तो अमोनिया आप लोग जानते हो दोस्तों कि हमारे जो उद्योग हैं उनमें काफ़ी मात्रा में अमोनिया का यूज़ किया जाता है और इसका उपयोग उर्वरक, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रंजक और अन्य उत्पादों के उत्पादन में औद्योगिक रसायन के रूप में किया जाता है। और अमोनिया होता क्या है कि यह हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बनती है और द्रव अवस्था में इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। यह तीक्ष्ण गंध युक्त एक अकार्बनिक यौगिक है। अमोनिया प्राकृतिक रूप से वातावरण में जैविक अपशिष्ट पदार्थ के विघटन से निर्मित होती है और यह हवा की तुलना में काफी हल्की होती है। यमुना नदी में हानिकारक अपशिष्टों को डालने अथवा प्रवाहित करने के खिलाफ दिशा निर्देशों का सख्ती से कार्यान्वयन किया जाना अति आवश्यक हो चुका है। अशोधित गंदे पानी की यमुना में प्रवाह पर रोक सुनिश्चित की जानी चाहिए, तभी ये समस्या दोस्तों हल हो सकती है। अब यहाँ पे चुनौती यह है कि दिल्ली पानी की 70% आवश्यकताओं के लिए हरियाणा पर निर्भर होता है। हरियाणा में बड़ी संख्या में लोग कृषि कार्यों में संलग्न हैं तथा इससे हरियाणा के पास पानी की अपनी समस्या है। दोनों राज्यों के मध्य यमुना में सदैव 10 क्यूमेक्स मतलब क्यूबिक मीटर पर सेकेंड प्रवाह बनाए रखने के पीछे अक्सर विवाद होता रहता है। यमुना जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है और इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले में बंदरपूछ शिखर के पास यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकलता है। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से प्रवाहित होने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा से मिलती है और वहां पे ये संगम बनाती है। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसमें पहला है एस्ट्रोजेन परियोजना। एस्ट्रोजेन परियोजना शिक्षाविदों के लिए एक वंशावली परियोजना है। इसके अंतर्गत खगोल विज्ञान संबंधी विषयों में डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले अथवा शोध प्रबंधों का निर्देशन करने वाले शिक्षाविदों की वंशावली तैयार की जाएगी। हाल ही में इस परियोजना को अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी AAS के तथा इसके ऐतिहासिक खगोल विज्ञान प्रभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। इस परियोजना में शिक्षाविदी अपने पूर्वजों के बारे में पता लगा सकते हैं। शैक्षणिक वंशावली में किसी व्यक्ति के माता पिता ही उनके शोध सलाहकार होते हैं। नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जिसको NSTR बोला जाता है, यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। NSTR आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों में विस्तृत है। इस अभयारण्य का अधिकांश क्षेत्र नाल्लामाला पहाड़ियों में स्थित है। कृष्णा नदी इस अभयारण्य में 130 किलोमीटर लगभग 81 माइल्स के दूरी तक बहती है तथा अभयारण्य को उत्तरी तथा दक्षिणी भागों में विभाजित करती है। राफेल लड़ाकू जेट, जैसे आप लोग न्यूज़ में देख पा रहे होंगे कि आजकल भारत में राफेल लड़ाकू जेट काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि फ्रांस से भारत के लिए 5 राफेल लड़ाकू जेट अंबाला एयरबेस पर पहुंच चुके हैं, जिसमें भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए फ्रांस सरकार के साथ एक समझौता किया था, जो 23 सितंबर 2016 को हुआ था। यह फ्रांस के डसाल्ट एविएशन द्वारा निर्मित ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है और इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि यह आवाज़ की गति से उड़ सकता है और ये इसमें एक बहुत ही बेहतरीन कैमरा लगा हुआ है जो काफ़ी ऊंचाई से एक बॉल को भी देख सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 47 नए ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के करीब 1 महीने बाद लिया गया है। इन प्रतिबंध किए गए नए ऐप में से अधिकांश पिछले महीने ब्लॉक किए गए ऐप की मूल कंपनी के प्रतिरूप हैं। जैसे टिकटॉक को यहाँ पे ब्लॉक किया गया था दोस्तों, और कंपनी ने टिकटॉक लाइट नाम से गूगल प्ले स्टोर में इसे लॉन्च कर दिया था और बहुत सारे लोगों ने इसे अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर लिया था। आगे बढ़ते हैं पंपा नदी के ऊपर। पंपा नदी भी हाल ही के खबरों में काफ़ी बना हुआ था। पंपा नदी केरल में पेरियार और भरत पूजा के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी है। भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाल मंदिर पंपा नदी के तट पर स्थित है। पंपा नदी को दक्षिण भागीरथी तथा बारिश नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं कुछ छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ खबरों को, जिसमें पहला है कि भूपेश बघेल जी ने कमेंट अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके बताया हुआ है
कि यहाँ त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन वाले इलाकों में 31 जुलाई और 1 अगस्त की सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक किराने की दुकान खुली रहने के निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश उन सभी क्षेत्रों पर लागू होगा जहां वर्तमान में जिला कलेक्टरों द्वारा आगामी 6 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन आदेश जारी किया गया था। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कई नगर निगमों और नगर पंचायत में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यूजीसी द्वारा जो 6/7/2020 को निर्देश जारी किया गया था कि जिसमें फाइनल ईयर की एग्जाम्स सितंबर तक कराने थे, उससे संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें बताया गया है कि विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र ऑनलाइन पर भेजा जाएगा और उनकी एग्जाम ऑनलाइन ही होंगे, वो घर बैठे ही परीक्षा दे पाएंगे दोस्तों। इसके अलावा जो जिन प्राइवेट स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे, उनके भी एग्ज़ाम इसी तरह लिए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ में स्कूलों में प्रवेश के लिए सरकार ने जारी कर दिया आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश के लिए आदेश जारी कर दिया गया था। कक्षा 11 को छोड़कर सभी कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। 11वीं में प्रवेश के लिए निःशुल्क फॉर्म स्कूलों में 31 अगस्त तक उपलब्ध रहेंगे। अन्य कक्षाओं के स्टूडेंट के नाम अगली कक्षा में दर्ज कर लिया जाएगा। वहीं पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आंगनबाड़ियों से सूची तैयार की जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ी खबर अभी निकल के आ रही है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से 28 अगस्त लगभग 4 दिनों तक ये चलेगा तथा इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि 2 सत्र के बीच 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से विधानसभा का मानसून सत्र समय सीमा पूरी होने से पहले आहूत की जा रही है। विदित है कि कोरोना संक्रमण की वजह से बजट सत्र को भी समाप्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने 25 मार्च को अनिश्चित काल के लिए सदन की कार्यवाही को विराम दे दिया था। इसके बाद आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और घर पे रहिए।